ले लूंगा वगैरह वगैरह। स्वागत है आप सभी का 10 कदम दार ट्रेड में। जी हाँ, बाजार शिखर पर, डे हाई पर, और अनुज और आप मेरे साथ ही कार्यक्रम देखेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो आज शिरकत कर रहे हैं उसमें नीलेश जैन है सेंट्रम ब्रोकिंग से, प्रशांत सावंत और प्रकाश काबा सर और अमित सेठ जो हैं वो हमारे साथ पहला सौदा से और मुनाफे की तैयारी से अपना क्रम जो है वो इस क्रम मतलब इस कार्यक्रम में भी जारी रखेंगे। बजट और बाजार, ये खास श्रृंखला जिसमें हम बजट को समझने की मतलब बजट से बाजार क्या चाहता है इसको समझने की, और स्टॉक पिकिंग के क्रम में आज दीपन मेहता हमारे साथ डायरेक्टर एलिक्सियर सिक्योरिटीज के माफ कीजिएगा जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। और मार्केट से डे हाई पैनल हमारे स्क्रीन पे है। अनुज, अब अच्छे शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में और H2 का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल इसका एक ट्रेंडिंग डे में बदलने का कितना चांसेस लग रहा है अनुज? नहीं, बहुत विरूप, मेरे ख्याल से वेट कर लेते हैं। वो जो दो जोन थे ना वो अगर क्रॉस हो गए तो फिर मैं मानूंगा कि ठीक है वो ट्रेंडिंग डे हो सकता है। 42,600 बैंक निफ्टी पर और 18,150 से 18,200 निफ्टी पर, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, अभी ये लग रहा है इस समय हमको कि मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन किस तरीके से इंटरडे में मार्केट घूम जा रही है हमने कई बार देखा है, तो अभी भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से HDFC और HDFC बैंक का आज पैटर्न है, प्राइस पैटर्न, वो बुल्स को काफ़ी एंथ्यूज करेगा। HDFC और HDFC बैंक दोनों ज़बरदस्त इंट्राडे में रैली है। अब अनलेस कुछ मेजर हो जाए, ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट ये दो स्टॉक्स तो मार्केट को आज सपोर्ट करेंगे। और एक रिलायंस भी जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। रिलायंस भी अब इस समय कोशिश कर रहा है थोड़ा सा वो जो इनिशियल नर्वसनेस थी उसको थोड़ा सा नेगेट करने की, हालांकि अभी भी रेड में है, लेकिन वो और IT का तो अच्छा सहारा है ही। विप्रो, TCS, इन्फोसिस, IT प्लस बैंक्स दोनों चलने लगेंगे तब तो ऑब्वियसली मार्केट चलेगा। लेकिन जैसे मैं कहा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। चलिए अब काम करते हैं, अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे एक एक करके कॉल्स लेते हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा, प्रशांत जी जुड़े नहीं है अभी, उनको जोड़ेंगे थोड़ी देर में। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपका व्यू इस समय और आपकी कन्विक्शन ट्रेड्स। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू अनुज जी, वीरेंद्र जी, सभी को। देखिए, व्यू पॉजिटिव साइड में है। आज काफी दिनों के बाद निफ्टी ने अपने 21 DMA को पार किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से इंट्राडे में 18,150 से लेके 18,180 तक का मूव हम निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो 18,200 की कॉल ऑप्शन 29 रुपीज के आसपास चल रही है, इसे खरीद के चला जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर 50-60 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस होगा 10 रुपीज के आसपास का। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दोनों ही साइड में व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में हम 42,600 से 42,800 तक का मूव ऊपरी स्तरों पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो मौके लॉन्ग साइड में ही ढूंढने होंगे। HDFC लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है। HDFC लिमिटेड ऊपरी स्तर पर 2700 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे छू सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए 2700 का ही कॉल ऑप्शन जो कि 15 से 16 रुपए के आसपास चल रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। 25 रुपए से लेके 30 रुपए तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 9 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो पहला पिक होगा HDFC लिमिटेड पे। दूसरा होगा रियलिटी स्पेस में से ओबेरॉय रियल्टी। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर अगर हम अपसाइड देखें तो लगभग 870 से लेके 880 तक की अपसाइड हमें ओबेरॉय रियल्टी में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 840 का। ओबेरॉय रियल्टी आपकी स्क्रीन पे 856। ओके, ये तो तब का हमने देखा ही नहीं था आज। अगर आप देखें, लेट्स चेक DLF एंड ओबेरॉय रियल्टी एंटायर स्पेस क्या कर रहा है। DLF आपकी स्क्रीन पे शांत और ओबेरॉय रियल्टी जनाब अगर आप एक बार देखें, यस ओबेरॉय डे हाई की ट्रैजेक्टरी में गजब मूव है, इनफैक्ट गजब मूव है। अच्छे स्पॉटिंग है नीलेश जी आपके यहाँ पर। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? पहला ट्रेड रहेगा IT पैक से, जो मैंने कल दिया था, वो है इन्फो एज। आज फिर अच्छा लगता है क्योंकि इसका बहुत ही बढ़िया बेस बन रहा है इन्फो एज का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3705 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 3800, फिर 3850 भी पॉसिबल है आते दिनों में, क्योंकि जो सेटअप है उसके हिसाब से बाय मोड पर है इन्फो एज। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है टाइटन। टाइटन में एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, इतनी गिरावट हुई है फ्रॉम 2650 टू 2400, इतनी गिरावट के एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं और बाउंस मिलना चाहिए। सेटअप के हिसाब से एक इंडिकेटर बाय सिग्नल भी मिल चुका है। ट्रेड कर रहा है 2425, मेरे ख्याल से 2450 फर्स्ट टारगेट है, फिर 2475 भी दिखेगा टाइटन में। स्टॉप होगा 2410 टाइटन। ओके, टाइटन, चलिए टाइटन में बाय करना है। और आज एक्चुअली जितने भी
टी वाले शेयर हैं सारे अच्छा कर रहे हैं। टाइटन अच्छा कर रहा है, टाटा स्टील, टीवीएस मोटर, टाटा केमिकल, TCS, सब स्टॉक इस समय एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आपको। अमित जी, आपकी कन्विक्शन ट्रेड्स इस समय की? जी, इस समय सीमेंस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। पोजिशनली भी काफी अच्छा लग रहा है। कैश में इसका प्राइस 3015 का, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3100 एंड 3150। स्टॉप लॉस इसका रखेंगे 2960 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज जिंदल स्टेनलेस, कैश का स्टॉक है। जिंदल स्टेनलेस में हमने देखा 230 के लगभग लेवल में एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद स्टॉक कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था अपना 10 और 20 डेमा पे। आज इसमें एक वापस अपटिक देख रहे हैं। 247 का प्राइस है जिंदल स्टेनलेस का, इसे बाय करें फॉर टारगेट ऑफ 260। स्टॉप लॉस रहेगा 243 का। ओके, तो यहाँ पर आप देखें एक बार एक्सिस बैंक लेके आते हैं। याद रखिएगा 10, 11, 12, 13 और इनफैक्ट 16, यानी मंडे और उसके बाद अगर आप देखें लास्ट वीक के सारे सेशंस एक्सिस बैंक के लिए एक्सट्रीम प्रेशर वाले रहे थे, एक ऑल टाइम हिक क्रिएट करने के बाद। अब अमित जी, एक फीलिंग आ रही है कि ये फॉल पिछले हफ्ते का और मंडे का एक वरदान साबित हुआ एक प्रकार से। एक ओवरबॉट ट्रजेक्टरी वाला स्टॉक कूल ऑफ हुआ और 50 डेमा पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक बेस बना लिया। क्या मेरी बात सही है या फिर ये इट्स टू अर्ली टू अटेम्प्ट दैट, आई मीन टू उसको गैस करना? आपकी राय क्या है 922.50 पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है लॉन्ग के लिए इस वक्त? क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक 1020 का क्रॉसओवर नेगेटिव था, बट स्टिल आई मीन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कल का लो रखता है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी वीरेंद्र जी, मैं कहीं ना कहीं आपसे एग्री करता हूँ। इसके दो कारण है। जो जोन की आपने मेंशन किया वहां पे एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है। 50 डेमा भी है और अगर एक स्विंग सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे तो लगभग 910 के आसपास एक सपोर्ट आता है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखें तो वहां पे आज अगर ये पैटर्न आज कंप्लीट होता है तो इस फॉल के बाद एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। डेफिनेटली इसको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 905। एक बार इसके हमारे टारगेट्स जहाँ 935 के आसपास, जहां हमारा 10 और 20 डेमा है, वो अगर क्रॉस हो जाए तो फिर लगता है कि इसमें वापस इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ निकलेगी, जो कि लगभग 950 से 960 की रहेगी। चलिए, अभी मेरे ख्याल से प्रशांत जी आए नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत अगर आप देखें प्रकाश सर की कॉल मेरे ख्याल से अभी हुई नहीं है। प्रकाश सर की कॉल होगी डायरेक्टर साहब, बताइएगा मेरे को, क्योंकि मैं अगर आप देखें यस मैं नहीं ली थी, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मैं। दरअसल डेटा में आदमी इतना उलझा रहता है कि पूछे मत। बट एक बार जरा आप एस्ट्रल लेके आइए, लुक एट एस्ट्रल नाउ। सुबह सुबह मैं आई थिंक पोस्ट ओपनिंग पॉली कैप का जिक्र भी कर रहा था, और अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें चलना आपका ये कहते हैं ओबरा रियल्टी का, मैं जरा एंसिलरी स्पेस को देखा था, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस को, उसमें एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे 2038 पे आके ट्रेड करता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कल भी थी और आज भी स्ट्रॉन्ग कैंडल। पर इस कैंडल का मीनिंग ज़्यादा अगर आप देखें बड़ा है, क्योंकि आज ये अपने अंदर 1, 2, 3, 4 इनफैक्ट सारे ही एवरेजेस इंक्लूड करती है, लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। प्रकाश सर जरा एस्ट्रल को देखेंगे एक बार, 2042। मुझे अच्छा लगता है एस्ट्रल, मोमेंटम बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जैसे बाउंस मिला है, नीचे एक डिप मिला, फिर एक बाउंस मिला, 2000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एस्ट्रल में, अब ट्रेड कर रहा है 2036। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए, 2080 से 2100 आते दिनों में देखेंगे एस्ट्रल में। मोमेंटम तो है, वॉल्यूम्स कम होते हैं इसलिए तेजी से दौड़ भी सकता है। ओके, एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे डूइंग वेल, और प्रशांत जी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, लेट्स ब्रिंग बजाज फाइनेंस। याद होगा आपको, इनफैक्ट 2 दिन पहले हम बात भी कर रहे थे कि पुल बैक तो आ रहा है, बट पुल बैक में दैट शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को पार नहीं कर पा रहा है, और स्पेशली उस 5 जनवरी की कैंडल को हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उस दिन भी नहीं चल पाया था। आज कल की कैंडल को क्रॉस करता हुआ, और आज ये उस 16 जनवरी की बॉडी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल कहूंगा, याद रखिएगा, इस पे जो 6058 उस दिन वो लेवल था करीब करीब ऊपर 6100 के आसपास, आज 6058 पे इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में आता है। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, मार्केट से डे हाई इट्स 18125, 72 अंक ऊपर निफ्टी। आपकी अप्रोच इंडिसेस पे और आपका 2 कन्विक्शन कॉल्स। वीरेंद्र जी, अनूप जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी ने कल दोपहर से एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। सबसे अहम बात क्या थी कि फ्यूचर्स में जो 17,850-900 का अहम लेवल था वो होल्ड हुआ है।
अगर मैं आज सुबह के सत्र में देखूं तो बाइंग जो है मुझे दिख रही है बहुत एग्रेसिव और स्ट्रांग बाइंग है। और उसी के साथ मैं जहां बैंक निफ्टी भी देख रहा हूँ, दोनों ही इंडेक्सेस पे बाइंग काफी स्ट्रांग है। तो दोनों में ही बाई की सलाह होगी। दोनों में मैं लेवल्स की बात करूंगा। जहां तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी फ्यूचर्स अभी 18,155 18,155 पे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 18,065 18,065 पे स्टॉप लॉस रखे, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 18,025 18,025 पे स्टॉप लॉस रख के बन सकते हैं। टारगेट्स क्या होंगे? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट आएगा 18,250 18,250। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं फ्यूचर्स में तो हम स्ट्रेट निकल जाएंगे 18,400। जिस प्री बजट रैली की हम वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है वो शुरू हो चुकी है, बट आज की क्लोजिंग ये हमें एक निर्णय देगी कि किस तरफ ये जाएगी। 18,100 स्पॉट के ऊपर क्लोज होना बहुत अहम होगा, तो यहाँ पे मेरा ध्यान होगा। तो निफ्टी में बाय की सलाह, और जो लेवल मैंने दिया उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि आज निफ्टी को शायद आउट परफॉर्म कर जाएगा, जिसकी वजह है कि एचडीएफसी बैंक इसमें बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा है। और अभी हम अगर फ्यूचर्स को देखें तो हम 42,550 ऑलमोस्ट वहां पे है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 42,200 का, और आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 42,900 से लेके 43,000। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आज दोपहर के सत्र में काफी अच्छी मूव दे सकता है। ओके, तो प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। एक एचडीएफसी बैंक पर भी कोई कॉल है क्या बैंक निफ्टी के अलावा? जी अरुण जी, आपने सवाल बहुत ही बढ़िया पूछा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म कर रहा है, काफी दिनों बाद आउट परफॉर्म कर रहा है। और कब आउट परफॉर्म कर रहा है? तो जब इसने पिछले 3 दिनों का जो लो था वो कल ब्रेक किया था। इससे होता क्या है कि काफी सारे वीकर हैंड जो स्टॉप लॉसेस निकल जाते हैं, तब स्ट्रॉन्ग जो बायर्स होते हैं वो हाई कन्विक्शन से प्राइस ऊपर ले जाते हैं। तो अभी हम 1640 के आसपास चल रहे स्पॉट में मान के चलूंगा। पोजिशनल ट्रेडर्स इसमें मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1620 के नीचे, यानी 1618 1615 के जोन में। और यहां से अब मेरी राय है कि हम फर्स्ट टारगेट जो देखेंगे वो करीबन 1685 1685 का देखेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो जो इवेंट हाई बना था मर्जर के वक्त करीबन 1720-30 के आसपास, वहां तक हम जा सकते हैं। बट ओवरऑल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बाय करके पोर्टफोलियो में रख देना चाहिए। ओके, बाय करके पोर्टफोलियो में रख देना चाहिए। एचडीएफसी बैंक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और उसके बाद तेज़ी यहाँ पर। अब ये समझते हैं कि बजट से पहले बाजार पर क्या मन बन रहा है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बजट को लेकर मार्केट को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, और इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जी जुड़ गए हैं। दीपन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, और आपके शो को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बाजार की, क्योंकि फाइनेंशियल कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। हम हर बार ये बात कहते हैं, लेकिन एक बार बजट निकल जाता है उसके बाद बोलते हैं ये तो नॉन इवेंट था, लेकिन फिर भी हर बार बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग होता है। आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रहते हैं, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंट होने से कितने तो सीख गए कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने नहीं चाहिए। और इस बार बहुत ही हवा है कि कैपिटल गेन्स में कुछ शायद चेंजेस या कुछ रेट्स या जो होल्डिंग पीरियड है उसमें कुछ एक्सटेंशन डाल दे या कुछ चेंजेस कर दे। तो मेरी तो विनती यही रहेगी एफएम से कि प्लीज डू नॉट टच द कैपिटल गेन्स रिजीम। जैसा है वैसा चलते रहने दीजिए। पिछले 4-5 सालों में देखा है कि काफी हद तक देयर इज गुड स्टेबिलिटी इन टैक्स लिमिट्स, टैक्स रेट्स, और वो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू देन प्लान देयर फाइनेंसेस एंड प्लान देयर ऑपरेशंस। सो आई थिंक कि अगर कुछ भी नहीं आता है बजट में तो वही एक अच्छा बजट रहेगा। लेकिन इस टाइम के बजट में थोड़ी बहुत सहूलत है फाइनेंस मिनिस्टर को टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं सर पे। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, और काफी ज्यादा एलोकेशन विल बी गिवन टू सम ऑफ द की प्रायोरिटी सेक्टर्स। और वो जो सेक्टर्स है आई थिंक दैट विल बी डिस्क्लोज्ड ओनली इन द बजट, और उसकी वजह से जो कंपनीज को फायदा होगा दैट विल बी द की हाईलाइट ऑफ द बजट। जैसे कि अगर वाटर पे ज्यादा फोकस देती है, then the companies engaged in water projects they will get the benefits. रेलवेज की अगर जो नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ केपेक्स वहां पर आ रहा है तो देन अकॉर्डिंगली दोस कंपनीज विल बेनिफिट। तो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद एक्सपेंडिचर और कौन से सेक्टर्स को फेवर कर रही है। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द बजट। ओके ठीक है, तो ये बजट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस समय। इनमें जो रेलवे स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी हम मोमेंटम देख चुके हैं, कोई स्टॉक्स हैं जो आप इन लेवल पर भी पोर्टफोलियो में रखने को सजेस्ट करेंगे दीपन जी?
देखिए अनुज, अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, सभी रेल कंपनीज और रेल से जुड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने बाकी है। तो आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। काफी हद तक अप्रिसिएशन हो चुका है सभी रेलवे स्टॉक्स का और रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स का। तो लेट अस जस्ट वेट एंड वॉच। जब भी नंबर्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आती है, तो एक रियलिटी चेक हो जाती है। तो लेट अस हैव दैट रियलिटी चेक ऑन ऑल दीज रेलवे कंपनीज एंड देन लुक एट बाइंग ओवर देम। बट यस, आई थिंक जो IRFC है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है, और इसमें आप करेक्शन पे जरूर से निवेश कर सकते हैं। दीपन सर, ये रियल स्टेट पर क्या व्यू रख रहे हैं आप इस बार? क्योंकि प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली सर मैं तो दिल्ली एनसीआर की बता रहा हूँ कि इतने प्राइस स्ट्रांग है कि पूछिए, मतलब मैंने लास्ट एक दशक में नहीं देखे ऐसे प्राइसेस इस बार, सबसे लास्ट एक साल में। अब रियल स्टेट के लिए इस बजट में क्या है, और रियल स्टेट पे आपका व्यू, और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां? नहीं, देखिए रियल एस्टेट पर व्यू बहुत ही पॉजिटिव है हमारा, और करीबन 7-8 साल के बाद वी आर सीइंग अपस्विंग। जो रियल एस्टेट की साइकिल्स होती है अपस्विंग और डाउनस्विंग की, वो काफी लंबी होती है, 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स की होती है। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है रियल एस्टेट में, और इसकी वजह से आई थिंक रियल एस्टेट कंपनीज विल डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। और रियल एस्टेट कंपनीज भी अपना जो बिजनेस मॉडल है वो ट्वीक कर चुकी है, वो इम्प्रूव कर चुकी है। दे आर फोकसिंग ऑन कैश फ्लोज, दे आर कीपिंग डेट अंडर कंट्रोल। और जो पहले जो स्ट्रेटेजी थी कि लैंड बैंक अक्वायर करते जाओ एंड यूज फंड्स फ्रॉम वन प्रोजेक्ट फॉर द अदर, वो सब जो प्रैक्टिसेस थी वो कम हो चुकी है। सो ऑन द होल आई थिंक, और कंसोलिडेशन भी हो चुका है, तो ऑन द होल आई थिंक रियल एस्टेट कंपनीज विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मेरी राय में जो लार्ज कंपनीज है, मैक्रोटेक है या फिर DLF है, शोभा डेवलपर्स है, आई थिंक द लार्जर कंपनीज वुड बी आवर प्रेफरेंस, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स फिर कम हो जाते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर there could be chances of changes in government policies रहती है, corporate governance issues भी रहते हैं। तो I would like to play safe as far as this sector is concerned। और इससे जुड़ी हुई जो ancillary industries है, जैसे कि building materials है, paints है या फिर adhesives है, they will do well। appliances है, consumer appliances, kitchen appliances, I think they can do well। और जो banks है which are very much focused on lending to the housing sector, they also will certainly benefit। पर अगर आप स्पेसिफिकली रियल एस्टेट को ही इन्वेस्टमेंट थीम को ही खेलना चाहेंगे, तो गो फॉर द रियल एस्टेट स्टॉक्स। उनकी नेट एसेट वैल्यू बेसिस के ऊपर या ब्रेकडाउन बेसिस के ऊपर अभी भी काफी हद तक सस्ते हैं। यू हैव गॉट एटलीस्ट 30-40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और वहां पर जो उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, देयर इज स्कोप टू गेट मैक्सिमम यील्ड आउट ऑफ इट, बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग अप एंड वॉल्यूम्स आर आल्सो गुड। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। और बजट में कुछ खास वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि ये ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट है, and the real estate companies are grappling more with state policies or municipal policies, how much FSI they can get, how much land they can get, what are the premiums they have to pay. I think those are more kind of factors which affect their performance. But on the whole, I think the sector is looking very strong and stable. वाकई अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, और इनफैक्ट प्राइसिंग तो यकीन मानिए बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त रियल स्टेट में। अच्छा दीपन सर, थोड़ा सा अगर बजट से हल्का सा डाइवर्ट करके, आई मीन बैंकिंग में आऊँ लौट के, कल हम एक मैनेजमेंट से बात कर रहे थे बैंक ऑफ इंडिया से। आई मीन उनके NIMs अप्रॉक्सीमेटली 28 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव हुए थे। आई मीन दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस। आई मीन एक मिड कैप PSU बैंक 28 बेसिस पॉइंट का, अगर आप देखें ऐसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में उनके NIMs का अप होना, ऑल दो उन्होंने कहा कि हाँ अब हेडविंड्स हैं, बट एक ये वो इंडेक्स है जिसने 6 महीने में ऐसा पैसा बना के दिया कि पूछिए, मतलब जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, आई मीन ऑल द वे फ्रॉम 2900 to it went up to 4600। क्या अब एक अच्छा समय है प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी यहाँ से पैसा बन सकता है? देखिए अभी भी यहाँ से पैसा बनेगा बैंक्स में, और मेरी राय में बैंक्स है, दे विल बी द लीडरशिप सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 2-3 years और सो। ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया समय है बैंक्स के लिए। दे आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। उनकी कॉस्ट NPA जो कॉस्ट है वो काफी हद तक कंट्रोल में है, और जो लेंडिंग है, डिमांड है क्रेडिट की, वो काफी हद तक बढ़ रही है। सो दे कैन गेट हायर नेट इंटरेस्ट इनकम एज वेल एज फी बेस्ड इनकम, क्योंकि जब भी आप लोन देते हैं कुछ ना कुछ फीस आप चार्ज कर सकते हैं। सो द एंटायर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री आर वेरी गुड। पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो हमने नोटिस की है कि इस जो बैंकिंग रैली में जो लॉन्ग टर्म विनर्स वो रहेंगे
the ones which are able to raise their deposit levels. यानी कि अगर आप रिसोर्सेज रेज कर सकते हो तो लेंडिंग तो आसान है. सो जो भी बैंक कंपनीज के नतीजे आते हैं या एनबीएफसी के नतीजे आते हैं, वी मस्ट फोकस ऑन द डिपॉजिट ग्रोथ रेट. अगर डिपॉजिट ग्रोथ रेट और कासा रेशियो उनका ठीक ठाक है, स्ट्रांग है, then lending and increasing the credit, increasing the loan book is not a problem. NPA भी अभी काफी हद तक प्रॉब्लम नहीं है. और इस डेटा पॉइंट को लेकर आप चलेंगे तो यू विल फाइंड दैट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर वे अहेड. आपने बैंक ऑफ इंडिया की बात की. बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट ग्रोथ केवल 7% थी फॉर द दिसंबर क्वार्टर, एंड दैट आई थिंक इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि देयर विल बी कंपटीशन फॉर डिपॉजिट एंड नॉट कंपटीशन फॉर लेंडिंग. और उस समय जो बैंक्स आर स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, नेटवर्क है, ब्रांड है, कैपिटल एडिक्वेसी है, आई थिंक दे विल बी द विनर्स व्हेन इट कम्स टू रेजिंग रिसोर्सेज, व्हिच आर, बाय रिसोर्सेज आई मीन डिपॉजिट्स. भाई बिल्कुल सही बात. अच्छा, अगर आप देखें तथ्य आपने पॉइंट आउट किया यहाँ पे सर. अच्छा, इसमें कोई राय नहीं सर, प्राइस तो बोलता ही है. आई मीन लुक एट एल&टी, कल मेरे ख्याल से बीते साल का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने. लुक एट सीमेंस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विंस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, अच्छा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ. कमेंस का यही हाल है. मैं देख रहा हूँ कि प्री बजट बाइंग में थोड़े से सीमेंट स्टॉक भी जा रहे हैं, और आपका प्रेफर्ड, मुझे याद है जब हम एक बार एसीसी, अंबुजा और आई थिंक इस सेक्टर पे चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था सर कि आप क्या ऐड करेंगे, तो आपने अल्ट्राटेक सीमेंट पे कन्विक्शन दिया भी था. बट दैट अल्ट्राटेक सीमेंट इज नाउ फ्लाइंग एट, आई मीन 4342 इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे डोमिनेट किया है इसने पिछले 3 महीने को. अगर सीमेंट में कुछ बाय करना हो तो अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट आपका प्रेफर्ड ही रहेगा? जी हाँ, अगर आपको सीमेंट खरीदना ही है तो गो फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट, पर मैं सीमेंट सेक्टर में निवेश की एडवाइस नहीं दूंगा. आई थिंक जिस हिसाब से सीमेंट कंज्यूमर्स में हम अच्छा दौर देख रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट की बात की हमने, वी हैवंट इवन डिस्कस्ड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनीज व्हिच सेट अप लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, और वहां पर भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है. दे आर लुकिंग एट ऑर्डर बुक्स व्हिच आर 3-4 years इनटू द फ्यूचर, और मार्जिन भी काफी हद तक अच्छे हैं. तो व्हेन इट कम्स टू द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस, हमारी राय में जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है, गो विद दोज, एंड आई वुड नॉट लाइक टू गो विद सीमेंट. आई वुड सर्टेनली प्रेफर रियल एस्टेट कंपनीज व्हिच आर लार्ज कंज्यूमर्स ऑफ सीमेंट, एंड आई वुड प्रेफर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो है, या फिर आईटीडी सीमेंटेशन है, एनसीसी है. आई थिंक दीज आर द कंपनीज व्हिच विल डू फार बेटर देन एनी ऑफ द सीमेंट कंपनीज. और सीमेंट में एक जो है वो शक हो चुका है, एक अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो नया प्लेयर आया है सीमेंट में, whether they will be keeping in line with the pricing discipline in the cement industry, that is to be seen. और सभी कंपनियां इतनी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है that at some point of time you will see that there could be a glut. I'm not saying there could be a glut in cement, and that can have a pressure on the realizations and the operating profit margins. पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे तो सीमेंट कंपनीज have not been able to pass on their cost increases, and that certainly is not a very positive trend. ओके. अब सर, अभी हाल ही में किसी मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो, मंत्रणा हुई हो, किसी से मिले हो, आप कोई मिड कैप में स्टॉक लिया हो? विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अगर आप इस स्क्रीन पे मंच पर शेयर करना चाहते हो. नहीं, देखिए, आई वुडंट वांट टू रिकमेंड एनी स्टॉक स्पेसिफिकली, और एक्चुअली स्पीकिंग हम कुछ ऐसा खास नया खरीद भी नहीं रहे हैं. हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर है, और अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद एचडीएफसी बैंक्स नंबर्स. और अगर लार्ज कैप आप खरीदना चाहेंगे विद अ सॉलिड चांस ऑफ आउट परफॉर्मेंस, आप फ्यूचर भी खरीद सकते हैं, ऑप्शन भी खरीद सकते हैं. आई थिंक यू शुड लुक एट एचडीएफसी बैंक. और काफी हद तक जैसे मर्जर समाप्त हो जाएगा, अनसर्टेनिटीज विल गो अवे, और ये जो है वो सॉलिड बैंक है. दे अंडरस्टैंड ऑल द ट्रेंड्स, अप्स एंड डाउन्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. और उनकी आप कासा ग्रोथ या डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको रियलाइज करेगा कि हाउ मच, व्हाट अ स्ट्रांग पोजीशन इट इज इन इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे, यू रियलाइज हाउ व्हाट अ स्ट्रांग पोजीशन द कंपनी इज इन. बाकी नो डाउट अबाउट दैट. और आज स्ट्रीट वाकई अगर आप देखिए रिस्पेक्ट दे रही है. देखिए, भले ही रिजल्ट्स के दिन स्टॉक सिंक हुआ, बट लुक एट एचडीएफसी टुडे, इट्स 1636, और एक बार फिर से अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ अग्रसर आपका एचडीएफसी बैंक है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, खुल के बातचीत करी, अपना व्यू शेयर किया. अभी फ्रेश बाइंग कुछ नहीं है, लेकिन ये दीपन सर क्वार्टरली रिजल्ट्स को
बारीकी से देख रहे हैं। HDFC बैंक अगर आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन व्यू है उनका इस पर HDFC बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई होप बजट स्पीच के बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बात होगी। इंडिसेस स्टिल एट डे हाई, 62 अंकों पर निफ्टी 18,115 और बैंक निफ्टी, याद रखिएगा एक बात जो मैंने कही थी कि प्लीज़ वो 42,500 और 560 उसको अच्छे प्रॉफिट्स कमाने के बाद थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिएगा। जिसने जो पार कर दिया सो कर दिया, निफ्टी ने सारे के सारे एवरेज पार कर दिए, बट निफ्टी बैंक का दैट फॉलिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट स्टिल कम्स एट 42,560 और 42,500 पे कल की क्लोजिंग के मुताबिक जो आउटस्टैंडिंग OI था, बताता हूं मैं आपको यहाँ पे वो कॉल राइटर कितना कॉल लेके खड़ा था कल वहाँ पे 42,500 पे 500 पे 32 लाख 42,000 का आउटस्टैंडिंग OI था। तो उस 50 पॉइंट से पहले के 20 पॉइंट को यानी करीब करीब 42,480 को रिस्पेक्ट दीजिएगा। अब प्रशांत कोई ट्रेड ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, 2 पिक्स रहेंगे। जब साल के शुरुआत में मैं शो पे ज्वाइन हुआ था तब मैंने जिंदाल 100 कहा था 102 पे, वो 115 के रेंज में यानी करीबन 10% मुंह दे चुका है। रखे दिए पोर्टफोलियो में, अच्छा मुंह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस पे। सेकंड पिक उस वक्त मैंने IOC दिया था। आज जो मेरे 2 पिक्स रहेंगे उसमें फर्स्ट पिक होगा शुगर सेक्टर से बलरामपुर चीनी। इसकी वजह है आज का वॉल्यूम। अगर हम देखें तो 1 घंटे में जो वॉल्यूम बना है डेली चार्ट पे, वो शायद पिछले 8 से 10 दिनों के पूरे दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है। और एक जो बड़ी सेलिंग की कैंडल थी 4 तारीख की, उसके हाई के ऊपर हम बहुत कंफर्टेबली सस्टेन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करूंगा। और अभी जो 405 के लेवल पे हम चल रहे हैं, मैं 392 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 392 का। और मेरा टारगेट होगा 435 का टारगेट 1, 450 का टारगेट 2। और जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो एक ऐसा स्टॉक होगा जो बीटन डाउन था, यानी ट्रेंड, और अब मुझे लग रहा है कि इसकी बेस फॉर्मेशन हो चुकी है, सेलिंग थम गई है। तो अभी ये 1230 चल रहा है, 1230, इसको हम 1195 1195 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट 1 रखेंगे 1300 का 1300 और टारगेट 2 रखेंगे 1340 का 1340। ओके, याद रखिएगा इट्स अ बाय ट्रेड ऑन ट्रेंड, और ट्रेंड जनवरी सीरीज का सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक है, सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक जनाब। इसका 23 दिसंबर को भाव था 1357 और इसका लो था कल का करीब करीब 1175। सो ये जो ट्रेड की थीम है जनाब, थीम समझ के ट्रेड कीजिएगा, इट्स अ पुल बैक ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना एक अच्छे मूव के बाद हमेशा अच्छी बात होती है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मौजूद होंगे नीरज जी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके, आपके सारे ट्रेड्स आज के, आपका व्यू क्या है मतलब उन ट्रेड्स पे हमारे मेहमान का। एक छोटे से ब्रेक के बाद नीरज जी, रंगत तो बाजार में आज है, थोड़ा सा बजट की सुगबुगाहट नजर आ रही है? बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं। और आज बढ़िया तेजी, और थैंक्स टू जापान जिसने मूड बना दिया, और क्रॉस द ग्लोब आप देखें तो आज तो मतलब उन्हीं की दौलत है जो यहाँ पे चल रही है। देखते हैं अभी दिन के दौरान चलेगी अच्छी, मुझे लगता है ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। क्या छोटा सा एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।